Hello student, now your new chapter is chapter 12 MySQL revision 2. ठीक है, ये टोटली आपका डिफरेंस है क्योंकि पाइथन में क्या थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो इसमें क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी तो ये वो आपका अलग था जिसमें लोग कोडिंग वगैरह करते थे। ठीक है, और ये जो आपका जो सॉफ्टवेयर है, ये हमारा सॉफ्टवेयर किससे रिलेटेड है, डेटाबेस से रिलेटेड है, यानी कि DBMS है। ठीक है ना, तो इस जो है इस वाले से भी आपका 10 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा ये, 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है ना, 10 मार्क्स का, 10 to 12 मार्क्स का इसमें से आता है। ठीक है, तो इसमें हम कोई भी काम करने से पहले जैसे कि हम लोग नाम सुनते हैं कि डेटाबेस, क्या सुनते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, हालांकि क्लास फर्स्ट ईयर वगैरह में ये सारा कमांड पढ़ाया गया हुआ, सेलेक्ट कमांड, फ्रॉम कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, ये सारा चीज़ बताया गया था। ठीक है, हालांकि चलिए, क्योंकि ये जो चैप्टर जो बताया जा रहा है, इस चैप्टर से आपका 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ठीक है, तभी हम इसको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि डेटाबेस क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस इज द collection of interrelated information. Interrelated means information related to particular organization, company, enterprises, etc. जैसे कि हर बार हम लोग सुनते होंगे डेटाबेस, तो डेटाबेस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या जो कंपनी होती है या कोई गवर्नमेंट सेक्टर होता है या कोई इंस्टीट्यूट वगैरह होता है या किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उससे रिलेटेड जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन को हम लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं। ठीक है ना, एक जगह जहाँ पे उस पर्टिकुलर या उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को, इंफॉर्मेशन को यहाँ पे एक जगह रखा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस। डेटाबेस में जैसे कि आप लोग, जैसे कि यहाँ पर हमने दिया CBSE डेटाबेस। CBSE भी तो अपना डेटाबेस मेंटेन करता होगा, कौन बच्चे हैं, क्या मार्क्स है, क्या वो सारा चीज़ है। स्कूल वगैरह में तो अपना डेटाबेस मेंटेन करते होंगे, हॉस्पिटल वगैरह भी तो होंगे, वो भी अपना अपना डेटाबेस मेंटेन करते होंगे कि नहीं करते होंगे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी एक शॉप हो या कोई मॉल हो, वो जो अपने यहाँ के सारी इंफॉर्मेशन को जहाँ पे वो रखता है, वो होता है हमारा मेन डेटाबेस। और डेटाबेस जनरली, डेटाबेस का नाम वही होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है। जैसे कि सेंट्रल एकेडमी है, तो यहाँ का डेटाबेस को क्या कहेंगे, डेटाबेस ऑफ सेंट्रल एकेडमी। सावित्री हॉस्पिटल का डेटाबेस है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेटाबेस रिलेटेड टू सावित्री हॉस्पिटल। उस डेटाबेस में सारी चीज़ होगा, डॉक्टर का भी होगा, पेशेंट का भी होगा, आपका ब्लड बैंक का भी होगा, उसमें आपका एम्प्लॉय का भी होगा, उसमें आपका फोर्थ क्लास का भी होगा, उसी में सैलरी जनरेट होती होगी, उसी में पेशेंट का भी होगा, उसी में पेशेंट किस तरीके का ट्रीटमेंट किया, उस पेशेंट में कितना दिन एडमिट रहा, कौन डॉक्टर, तो सारा इंफॉर्मेशन को एक जगह रखा जाता है। और जो भी इंफॉर्मेशन उसमें जो रखा जाता है वो टेबल के फॉर्म में रखा जाता है। किस फॉर्म में रखा जाता है, अलग अलग
टेबल्स के फॉर्म में होता है। तो आप इसको कह सकते हो कलेक्शन ऑफ टेबल्स। क्या कह सकते हो? कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। आया समझ में? तो कलेक्शन ऑफ टेबल्स हुई तो हमारा डेटाबेस होता है। अलग अलग टेबल्स बनते हैं, एम्प्लॉय का अलग बनेगा, पेशेंट का अलग बनेगा, ब्लड बैंक का अलग बनेगा, उसको इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेटाबेस। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, जब हम लोग जब डेटाबेस का अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक बात होती है कि DBMS क्या होती है? DBMS। जैसे कि ये जो है डेटाबेस ही है, तो मैं आपको इसमें क्या पढ़ा रहा हूँ? DBMS। क्या बता रहा हूँ? DBMS। तो DBMS को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक तो आपका DB बन गया। DB का मतलब क्या हो गया? DB मीन्स क्या हो गया? डेटाबेस। और MS का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि ये MS यहाँ से निकाल दें तो MS का मतलब क्या हो गया? मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन टोटल अगर हम देखेंगे तो इसको कहेंगे क्या? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस के बारे में बता चुके, मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताइए। आया समझ में? तो यहाँ पर पूरा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रेफर टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रेफर टू सॉफ्टवेयर that is responsible for storing, maintaining, accessing and utilizing the databases. A database along with RDBMS, a database along with RDBMS is referred to as database system. कुछ नहीं है। मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में अगर मैनेजमेंट की बात किया जाए तो सॉफ्टवेयर ही होता है जो किसी भी चीज़ को मैनेज करता है, चाहे वह MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर हो या चाहे वो आपका बिल्ट-इन सॉफ्टवेयर हो या किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर हो। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक तरीके का मैनेजमेंट होता है, एक तरीके का वो होता है जो कि उन काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चला जाए, अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात किया जाए तो क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। जितने भी RDBMS के जो सॉफ्टवेयर होते हैं या जो DBMS के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे FOXPRO है, SQL है, MySQL है, इस तरीके के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डेटाबेस के लिए ही यूज किया जाता है। तो यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर क्या करता है? स्टोरिंग, मेंटेनिंग, एक्सेसिंग एंड यूटिलाइजिंग द डेटाबेस। तो पहले हम लोग डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स वगैरह बनाएंगे। तो कहा जाए डेटाबेस अलॉन्ग विद RDBMS इज टू रेफर है। तो यानी RDBMS मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना? तो ये जो हम लोग जो इसमें जो पढ़ेंगे ये इसी को कहा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। है समझ में? तो अब यहाँ पे आ जाइए बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग DBMS। ठीक है ना? बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग DBMS। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग DBMS यानी कि अगर हम लोग इसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमारा बताया इसमें क्या बेनिफिट्स होता है। ठीक है, पहला होता है
नो डाटा रिडंडेंसी, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। पहला बेनिफिट हमारा क्या होता है, नो डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। एक होता है डेटा इनकंसिस्टेंसी, एक होता है डेटा इनकंसिस्टेंसी, ठीक है ना। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कैन बी अवॉइडेड, कैन बी अवॉइडेड, mismatch, multiple copy of same data, सेम डेटा। एक होता है सिक्योर्ड एंड सेलेबल डाटा, इसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी ऑफ डाटा। हालांकि इसमें फर्स्ट वीडियो में बताया गया होगा कि बेनिफिट्स ऑफ डीबीएमएस क्या होता है। तो एक होता है नो डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी। मतलब कि देखो, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम डीबीएमएस को अगर हम यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो डेटाबेस जो होता है वो सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज मतलब एक जगह कहीं पे रख दिया जाएगा, वहीं से सारे डिपार्टमेंट जो है उस डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। अगर हमारा सेंट्रलाइज अगर नहीं होगा तो जैसे कि जैसे मान के चलने कि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपना एड्रेस और सारा चीज़ सेम दिया है, ठीक है ना। वही बच्चा अगर हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है, वो हॉस्टल में रह रहा है तो वहाँ पे भी इसका जो है इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रहा होगा। अगर वो स्टूडेंट जो है का एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है, तो एड्रेस चेंज हुआ, उसने जो है हॉस्टल में तो बता दिया एप्लीकेशन देके और स्कूल में नहीं बताया। अब मान के चलिए कि स्कूल वाले को 10 साल बाद जो है उस बच्चे की बुलाना है, कोई कार्यक्रम है या कोई सर्टिफिकेट आया, कुछ भी आया, तो पता चला कि स्कूल में जो उसकी जो इंफॉर्मेशन है और हॉस्टल में जो इंफॉर्मेशन है, सारा इंफॉर्मेशन तो सेम है, लेकिन एड्रेस जो है अलग अलग है, कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये अलग अलग ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ये चीज़ जो हुआ वो क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि हमने डाटा को अलग अलग जगहों पे रखा था। तो इसके लिए अगर अलग अलग जगह पे एक ही स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन एक जगह रखने के बजाय हम अलग अलग जगह पे रखेंगे तो डुप्लीकेट होने का तो रहेगा ही। इसी में कहा जाता है नो डेटा रिडंडेंसी, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी कि डीबीएमएस अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो डेटा का डुप्लीकेट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। और अगर डुप्लीकेट रहेगा तो डेटा इनकंसिस्टेंसी स्टेट में रहेगा। ऐसा नहीं, इनकंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे ये चीज़ है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं है। यानी कंसिस्टेंसी मेंटेन का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेटा अलग है, डुप्लीकेट होने के कारण ही तो इनकंसिस्टेंसी आई है। डुप्लीकेट अगर नहीं होता तो इनकंसिस्टेंसी हट जाता और कंसिस्टेंसी में आ जाता। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कैन बी अवॉइडेड मिसमैच मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा। तो हम ये कह रहे हैं ना, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हटा दो तो डेटा इनकंसिस्टेंसी अपने आप चली जाएगी। सिंपल सी बात है ना। डेटा डुप्लीकेट डेटा रहेगा, डेटा रिडंडेंसी अगर रहेगी तो वो हमेशा ही आपका वो इंफॉर्मेशन या जो डाटा है इनकंसिस्टेंसी स्टेट में रहेगा हमेशा। डुप्लीकेट हटा दीजिए, इनकंसिस्टेंसी उसकी खत्म हो जाएगी। ऐसा समझ, यानी कि डेटा इनकंसिस्टेंसी,
ठीक है। और सिक्योर और सेवेबल डेटा, तो ये तो आप लोग को पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या बहुत सारे जाते होंगे, तो जो भी हम डेटाबेस को कोई भी अगर एक्सेस करता है तो उसमें बहुत सारी सिक्योरिटी देते हैं ना सर, थंब का देते होंगे या पासवर्ड का देते होंगे या जो है रेटिना का देते होंगे, बहुत सारी चीज़ है, प्रिंट वगैरह का देते होंगे। तो ये बाकी सेलेबल होता है। सेलेबल का मतलब हो गया कि डेटाबेस एक जगह बन गया, उसको जहाँ या दूसरी डिपार्टमेंट में चाहिए, जैसे हॉस्पिटल में ही आप चले जाइए, ब्लड बैंक का अलग होगा, पैथोलॉजी का अलग होगा, दवा का अलग होगा, एक्सरे का अलग होगा, टेस्टिंग का अलग होगा, अलग अलग होगा, लेकिन एक ऐसा इंफॉर्मेशन होगा जिसके थ्रू उस पेशेंट को रिकॉग्नाइज किया जाता होगा। तो ये सारा चीज़ जो होता है, ये क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग DBMS। तो बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है, जल्दी बताइए। अब आ जाइए, इसको हम हटा दे रहे हैं। अगला जो है आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। अगला है आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल in relational database model, that data is organized into form of tables, in the form of tables, यानी रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। ठीक, तो यहाँ पर आप रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को देखेंगे तो इसमें ये क्या करें, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है डेटा इज ऑर्गेनाइज इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, यानी टेबल्स के फॉर्म में आपका डेटा होता है। और टेबल क्या होता है, तो रो है कॉलम से रिलेटेड जो होता है वो चीज होता है। ठीक है ना, बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, बेसिक अब देखिए, जब अगर आप डेटाबेस के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी आपको मिलेंगे जो हमेशा किस टर्म्स में मिलेंगे, हमेशा डेटाबेस में ही आपको मिलेंगे। यानी कुछ ऐसे टर्म्स हम लोग यूज करते हैं और इन टर्म्स से रिलेटेड 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, वो आएगा ही आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन जो भी हम टर्मिनोलॉजी में बताएंगे ना, जितनी भी टर्मिनोलॉजी अभी हम आप लोग को बताएंगे उसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। ठीक है, अब मान के चलिए टेबल का नाम जैसे मैंने क्या रख दिया, एम्प्लॉय। ठीक, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। यानी कि जब अगर हम टेबल बनाएंगे यानी कि एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर मतलब हो गया कि उस एम्प्लॉय में हम किनकी, उस एम्प्लॉय के बारे में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, एम्प्लॉय का क्या क्या डेटा हम स्टोर करेंगे, एम्प्लॉय का नाम या उसके फादर का नाम, की मदर का नाम, की वाइफ का नाम, की सन का नाम, की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, की सैलरी, की डिपार्टमेंट, और पता नहीं बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है ना। आप लोग कोई फॉर्म वगैरह भरते हो तो बहुत सारी हेडिंग मिलती है ना आपको। जैसे कोई भी अगर आप फॉर्म भरें, आप जो ऑनलाइन कोई भी फॉर्म भरें, एग्जामिनेशन का फॉर्म भरें, CBSE का फॉर्म भरें, बैंक का फॉर्म भरें, आप रेलवे रिजर्वेशन का फॉर्म भरें, कहीं का भी फॉर्म भरेंगे तो हेडिंग नहीं बन के आती है। तो सबसे पहले हम हेडिंग तैयार करेंगे ना, वही हेडिंग तो बताता है कि हम जो है इस फॉर्म में हम उससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं यार। तो पहले हम टेबल का स्ट्रक्चर बनाएंगे,
स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहला हम क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय आईडी। आ रहा है समझ में। उसके बाद से लिखेंगे एप्लीकेशन नंबर, क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन नंबर। फिर हम लोग क्या लिखें बताइए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और हम क्या लिखेंगे, एड्रेस। एड्रेस के बाद क्या लिखेंगे, मोबाइल नंबर। बहुत चीजें हो सकती है ना कि नहीं हो सकती, जल्दी बताइए। बहुत सारी चीजें हमारी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें लोकेशन, लोकेशन भी तो ले सकते हैं। अब आ जाइए, अब ये मैंने टेबल बनाया, ये मैंने क्या बनाया, टेबल। एम्प्लॉय आईडी जैसे हमने दे दिया अमित 101 15 जनवरी कानपुर 289। यहाँ पे जैसे कि एड्रेस हमने दे दिया गोमती नगर, और यहाँ पर हमने क्या दे दिया, कानपुर। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, सुमित 102। डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जगह पर हम नेम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नेम, ठीक है ना। क्या कर देते हैं, नेम कर देते हैं। 101 1000, 102 1002, 103 1003, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेम में यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, अमित, सुमित, संजय, और यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, आलोक, मोबाइल नंबर, ठीक है। गोरखपुर, आगरा। देख लेंगे बुक वगैरह में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस खाली ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको हमको बताना है, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये आपका क्या होगा बताइए, ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये आपका क्या है बताइए, फील्ड नेम, फील्ड नेम है ना। एम्प्लॉय आईडी और ये सारा चीज आपका क्या है, फील्ड नेम है, ठीक है ना। और इसको हम लोग कहते हैं की फील्ड, क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, की फील्ड, ठीक है ना। और ये पर्टिकुलर एक जो रो है, ये क्या आपकी, ये आपकी जो रो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्ड। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉर्ड, ठीक है ना। और ये जितना ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब आपकी क्या है, डाटा वैल्यू है। ये आपका क्या है, डेटा वैल्यू है। ये आपके क्या है, डेटा वैल्यू है। तो ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये जो एम्प्लॉय आईडी, एप्लीकेशन नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये आपके क्या है बताइए, फील्ड या कॉलम। अगर ये चीज ना समझ में आए तो ये ऊपर की जितनी चीजें हैं ये आपके क्या है, फील्ड्स नेम है या कॉलम नेम है। और ये पूरा ये चीज क्या है, ये सब क्या है, ये रो मतलब क्या होता है,
लाइन। तो जो लाइन होती है, वो जो रो होती है, उसी को हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, और ये जो कुछ इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन जो लिखा गया है, ये क्या कहलाता है, डेटा वैल्यू। वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है, वो डेटा वैल्यू। हाँ, की का मतलब हो गया, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा प्राइमरी की वगैरह का। तो अगर की फील्ड किसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये की फील्ड है, तो आप ये मान के चलिएगा कि ये प्राइमरी की है। अब प्राइमरी की क्या होता है, किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जिस एट्रीब्यूट का हम सहारा लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी की, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, की फील्ड हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, की फील्ड कहते हैं। ठीक है, उसी में और आगे बताएं। चलो रहने दो, ऐसा है।